प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। मैं एच.एस. शंकर, उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का सादर आभार, अभिनंदन एवं स्वागत है। आप लोग देख रहे होंगे कि सीटेट की सीरीज चल रही है मैथ की, और उसमें 30 क्वेश्चन चल रहा है। प्राइमरी, फिर जूनियर, जूनियर फिर प्राइमरी, ऐसे चल रहा है। अब 2014 तक प्राइमरी की, जूनियर की और प्राइमरी की दोनों 2 बार सीटेट ने एग्जाम करवाया, फरवरी और सितंबर। दोनों सीरीज आप लोगों को अपलोड कर दी गई है। अब हम लोग जूनियर 2015 में, फरवरी में, इसमें भी 2 बार हुआ है, फरवरी और सितंबर में। तो फरवरी की जो सीरीज है जूनियर में, मैथ का 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अब उसको आप लोग देखिए। जिस तरीके से पिछली वीडियो को देख रहे हैं और प्यार दे रहे हैं, उसी तरीके से इसको भी आप लोग देखिए। आगे शेयर भी करते रहिए कि और भी दोस्तों का लाभ हो जाए। और आप लोग अब देखेंगे कि 14 के क्वेश्चन, या अब तक जितने लोग कंटिन्यूटी में रहे हैं और सारी वीडियो के क्वेश्चन अगर उनको लर्न हो गए हैं, तो 15 में आप लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन हूबहू रिपीट हो रहे हैं। केवल 1 से 2 वर्ड चेंज करने पर कैसे आप लोग जो है वहां तक पहुंच रहे हैं। बस केवल आप लोगों का दिमागी काम इधर उधर दौड़ाना है। अब वो लेकर के हम आप लोगों को दिखाते भी चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस सीरीज में हमने करवाया था और उसमें ऐसे पूछा गया है और यहाँ ऐसे पूछा गया। और हमने ये जूनियर में कहा भी कि लो भैया, अब 27 प्लस नंबर लेके मुस्कुराते रहिए। तो अब आप लोग खुद देखेंगे कि 27 प्लस तक पहुंचने वाले हैं कि नहीं हैं। जबकि आप लोग बहुत परेशान थे, जितने साइंस वाले ग्रुप के हैं, खासकर बायो वाले, कि सर मैथ में कैसे मेरा काम होगा। अब आप लोग खुद देखिए कि मैथ का काम कैसे होने वाला है। पहला क्वेश्चन आ गया है। अब हमने बोला था कि भाई ट्रायंगल और सर्कल, ये 2 चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जितने प्राइमरी के हैं। अब उस पर कैसे काम किया जाए। अब ये कह रहे हैं कि अब देखिए, बिना पेन चलाए आपको काम करना है, बस थोड़ा सा दिमाग रखना। और टेक्निक बता देते हैं कि कैसे। सर्वांगसम पे आएगा भाई, कांग्रुएंट पे आएगा। ये कह रहे हैं कि ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल PQR, चलिए दोनों ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल DEF, DEF और ट्रायंगल ये बोल रहे हैं PQR, PQR। चलिए भाई, अब इनकी कंडीशन पे चलिए। अब सर्वांगसम की आप लोग जानते हैं कि 4 दशाएं होती हैं। पहला ASA, पिछली वीडियो में हमने बताया था, एंगल साइड एंगल। दूसरा SAS, साइड एंगल साइड। तीसरा हमने बताया था SSS, भुजा भुजा भुजा। और चौथा हमने बताया था RHS। RHS क्या है भाई? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, ठीक है ना, समकोण, कर्ण, भुजा। अब वो चारों दशाओं में अब आपको कुछ कंडीशन दी गई है। PQ इज इक्वल टू DE, PQ इज इक्वल टू DE। फिर आगे इन्होंने दे रखा है EF इज इक्वल टू PR, EF इज इक्वल टू PR, ये दिया गया। अब जरा ध्यान रखना आप लोग। फिर इसके बाद इन्होंने कहा FD इज इक्वल टू QR, FD इज इक्वल टू QR, ये दिया गया। FD इज इक्वल टू QR। और आप लोग जानते हैं कि सर्वांगसम होने पर, कांग्रुएंट होने पर उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए उस केस में। अब पहला कह रहे हैं कि कौन से 2 ट्रायंगल हैं। अब इसमें नेमिंग में भी बहुत आपको ध्यान रखना कि कैसे, ऐसे नहीं चाहे जो नाम रख दीजिए। अब इन्होंने कहा ट्रायंगल DEF, सर्वांगसम त्रिभुज RPQ। अब इसको देखिए, पहले वाले ऑप्शन को, तो DE बराबर RP या PR कहीं दिया है क्या? DE बराबर PQ है, तो पहला वाला कांग्रुएंट नहीं होगा। जरा ध्यान रखिए आप लोग। देखिए क्या कहा, DE बराबर हो रहा RP और यहां दिया है DE बराबर PQ होना चाहिए, इसलिए पहला वाला ट्रायंगल कांग्रुएंट नहीं होगा। चलिए अब दूसरे पे चलते हैं। DE इज इक्वल टू PQ या QP, तो DE इज इक्वल टू PQ, पहली वाली कंडीशन मिली। अब अगले वाली कंडीशन पे चलिए। EF
ई एफ इज इक्वल टू पी आर, ई एफ इज इक्वल टू पी आर भी मिल गया। अगला एफ डी इज इक्वल टू आर क्यू, आर क्यू तीसरी वाली भी कंडीशन। तो अब ये हो गया कांग्रुएंट। अब चलिए ये तो सही हो गया आंसर। अब जो जो गलत है उनको देख लीजिए कि कैसे गलत हो रहा। डी ई इज इक्वल टू क्यू आर, तो देखिए तो डी ई इज इक्वल टू पी क्यू होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ई इज इक्वल टू पी क्यू, ये सही है भाई पहला। अब आगे ई एफ इज इक्वल टू क्यू आर, ई एफ इज इक्वल टू पी आर होना चाहिए, इसलिए चौथा भी गलत हो गया। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको आप लोग कमेंट के साथ मिलते भी रहिएगा। और इसमें ऑप्शन हो गया आपका बी वाला सही हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं एक चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी बराबर 60 अंश, कोण सी बराबर 100 अंश, कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं तो कोण ए पी बी की माप। चलिए एक चतुर्भुज बनाया जाए। ए पी बी, तो यहां हम लोग रखेंगे ए बी सी डी। चलिए कोण सी और कोण डी इन्होंने दे रखा है कितना भाई? कोण सी को इन्होंने दे रखा है 100 डिग्री और कोण डी को दे दिया है 60 अंश। ये बात समझ में आ गई? अब ये कह रहे हैं कोण ए का समद्विभाजक और कोण बी का समद्विभाजक, तो यहां हो गया P। इस एंगल को लिखेंगे a/2, ए का आधा, और इस एंगल को लिखेंगे b/2, बी का आधा। चलिए अब जरा अब आपको बताना है कोण एपीबी। क्या बताना है? कोण एपीबी। तो सबसे पहले हम लोग कोण ए और कोण बी निकाल लें। तो आप लोग लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश। क्यों? चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 60 अंश होता है, तो ये आप लोग रखेंगे। अब चलिए ए की जगह पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी की जगह पर रखेंगे 100 और प्लस डी की जगह पर रखेंगे 60 बराबर 360 अंश आ गया। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर मिलेगा आपको कितना? 160 घटा दिया जाए 360 में से तो बचेगा 200। कितना बचेगा? कोण ए प्लस कोण बी बराबर आ जाएगा 200। कितना आ गया? 200 हो गया। अब इसके बाद दोनों तरफ से 2 से भाग देंगे तो कोण a/2 होगा प्लस कोण b/2 होगा और यहां बनेगा 100 अंश। कितना हो गया? 100 अंश। अब देखिए जरा, अब ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टीज आप लोग लगाइए कि त्रिभुज एपीबी में लिखेंगे कोण a/2 प्लस कोण b/2 प्लस कोण p बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश। पिछली वीडियो में हमने डिस्क्राइब बहुत अच्छी तरीके से किया, अगर देखे होंगे आप लोग तो लाभ मिलेगा। अब कोण a/2 प्लस b/2 की जगह पे रखेंगे 100 अंश प्लस p बराबर 180 अंश, तो p बराबर आ जाएगा 180 माइनस 100 बराबर 80 अंश। कहीं 80 अंश दिख रहा है भाई? 80 अंश कहीं है? ए ऑप्शन को है, आराम से क्लिक करिए, एक नंबर कलेक्ट भी करते रहिए। इस पर एक थ्योरम भी है कि अगर कोई चतुर्भुज दिया जाए और उसके 2 कोण दिए गए हों, उनके बचे हुए कोणों का हाफ एंगल अगर दिया जाए, उससे मिलने वाले बिंदु पर जो कोण बनेगा वो अगर निकालना है तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं कोण ए पी बी बराबर लिखेंगे C प्लस D/2।
दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, 60 प्लस 100 आप लोग, तो आ जाएगा 160/2 बराबर आ जाएगा 80 अंश। ये अल्टरनेटिव मेथड है भाई, इसको अलग से रख लीजिएगा, ये दूसरी विधि है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए थोड़ा। चलिए भाई, अभी पिछली वाली वीडियो में सम बहुभुज बताया गया था, रेगुलर पॉलीगन, और रेगुलर पॉलीगन में बताया गया था अंतः कोणों का योगफल दिया गया। अब कि वहां पूछा गया था कितनी भुजा है, और यहां पूछा गया प्रत्येक अंतः कोण। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आएगा। अब सम बहुभुज के सभी अंतः कोणों का फार्मूला हमने बताया था, सभी अंतः कोणों का योगफल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, योगफल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90। तो ये कोणों का योगफल दिया गया है 1080, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से इसको काटेंगे आ जाएगा 12, 12 प्लस 4 हो जाएगा इधर आकर के 2n हो गया, 2n इज इक्वल टू 16 हो गया, n की वैल्यू आ जाएगी 2 अट्ठे 16, 8 आ गया। कितना आ गया? 8। अब आप लोगों को पता है कि जब n पता चल गया तो प्रत्येक बाह्य कोण निकालेंगे। प्रत्येक बाह्य कोण का फार्मूला हमने बताया था, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या? 360/n। n कितना है? 8, तो 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 45 अंश। और प्रत्येक अंतः कोण पूछा है क्वेश्चन में, प्रत्येक अंतः कोण बराबर होता है 180 अंश, 180 अंश माइनस बाह्य कोण, माइनस प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 135 अंश पे कहीं अगर है तो क्लिक करके मुस्कुराते चलिए, 135 बी ऑप्शन मिल गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एकदम पीछे वाली वीडियो से कहीं इधर उधर जाना नहीं है, अब आप लोग खुद देखते चलिए। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को भी बताया गया था ये बताया गया था 12 की सीरीज में। 2012 में जूनियर के प्रश्न में एकदम सेम क्वेश्चन आया है, बस डिजिट चेंज है। ये कर रहे हैं 4 3 2 2 7 2 2 0 3 4 4 के परिसर, रेंज, बहुलक, मोड, माध्यिका, मीडियन का माध्य मीन बताना है भाई। तो पहले हम लोग निकालेंगे रेंज। क्या निकालेंगे? रेंज। तो रेंज का मतलब भाई हमने बताया था अपर माइनस लोअर। तो अपर इसमें कितना है? अपर उच्च माइनस, ज्यादा इंग्लिश हो जाएगी तो आप लोग दिक्कत करने लगेंगे। हाँ, क्या है इसमें? उच्च लिमिट माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो बराबर हो जाएगा 7। फिर आप लोगों को आ गया बहुलक, जो पद सबसे ज्यादा बार आया हो, बहुलक, बहुलक। तो बहुलक का मतलब मोड, और मोड आ गया आपको कौन सा पद सबसे अधिक बार? 2, 2 आ गया। चलिए अब आगे आपको बताना माध्यिका। माध्यिका के लिए आप लोगों को अवरोही क्रम में रखना, तो अवरोही क्रम में रखने के लिए 0 2 2 फिर 2 फिर 2, 1 2 3 4, 4 2 हो गया। फिर इसके बाद है 3, 2 3 है, 2 3, फिर 3 4, 3 4 है, और 1 7। ये हो गई टोटल कितने नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पद हैं। तो हमने कहा अगर ये कैसी संख्या हो, विषम हो, तो हम माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, माध्यिका के लिए जो बीच वाला पद है वही माध्यिका, 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे जो होगा वही मीडियन हो जाएगा। मीडियन हमारा हो गया माध्यिका बराबर 3। अब कह रहे हैं इन सब का क्या निकालना है आप लोगों को, माध्य। माध्य निकालना है तो माध्य बराबर 7 धन 2 धन 3 बटे 3, तो 7 2 9 3 12, 12 बटे 3 का मतलब कितना आ गया 4। अब देखिए इस प्रश्न को आप लोग लगाए भी हैं, 4 मिल भी गया। ए ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़िए। ठीक, ए ऑप्शन आपका हो गया। माध्य सबका पहले परिसर निकालना था, फिर बहुलक, फिर माध्यिका, और इन सब का निकालना था माध्य। माध्य का मतलब एवरेज, सभी पदों का योग बटे कुल संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई एलसीएम ये तो सबको आ रहा है भाई, यहाँ तो मेरी जरूरत ही नहीं, सबकी पेन यहाँ चलनी चाहिए। सेम क्वेश्चन है 22 54, इसको क्लास में हमने पढ़ाया भी है, आप लोग देखे होंगे। 135 198। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं आप लोग तो 3 से सबसे ज्यादा संख्याएं कट रही हैं, तो 22 जैसे वैसे रख लीजिए। 18 तिया 54, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 छक 18, फिर 3 से इसको कैंसिल करिए। 3 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 22, 3 छक 18, 15 तिया 45, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सीधे सीधे। फिर किस 2 से इसको कैंसिल किया जाए, अब 11 3 15 11, फिर 3 से इनको 11 1 5 11, फिर अब की बार 11 से करेंगे 1 1 5 1। अब देखिए 3 की घातें 3 कहीं है, एलसीएम बताना था, तो एलसीएम का मतलब कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। 2 कितनी बार है, 1 बार। तो देखिए भाई ये सी वाला ऑप्शन, सबको चेक करने की जरूरत नहीं। 2 कितनी बार मिला, 1। 3 कितनी बार मिला, 3। तो 3 की पावर 3, 1 बार 5 और 1 बार 11, तो यही सी वाला ऑप्शन हो गया एलसीएम। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। चलिए अब नेक्स्ट पे चलिए भाई, सारे लोग इसका जवाब दें। थ्योरी हमने पढ़ाई है नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम में अभी हमने लाइव भी किया था हाल ही में आप लोगों को। तो अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, यही है पेडागोजी। अब पेडागोजी का मतलब साइको नहीं, पेडागोजी का मतलब भाषा, कैसे भाषा आप बदलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होता है। आइए चेक किया जाए। पहली अभाज्य संख्या 2 में 3 जोड़ा गया 5, फिर 3 में अगर 5 जोड़ा जाए तो आ गया कितना 8, और ये कह रहे हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल अभाज्य यहाँ मिला, लेकिन यहाँ 2 संख्याओं का योगफल अभाज्य नहीं मिला, इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1, हमने कहा जहां भी देखिए इसको गलत काटिए। एक भाज्य संख्या विषम संख्या होती, कंपोजिट नंबर कह रहे हैं कि कंपोजिट नंबर एक ऑड नंबर होता है। तो जी हाँ, कंपोजिट नंबर एक ऑड नंबर होता है। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर में हमने कहा था कि इन विच नंबर मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम, तो 15 आपका क्या हो गया, विषम है और भाज्य भी है। क्यों? ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा जो सही हो गया करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए पेपर भी जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे, अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लेट लगेगा। कह रहे हैं -7 और -3 के बीच, अब देखिए यही पेडागोजी, -7 और -3 के बीच एक प्रश्न में 2 प्रश्न, बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन बताना है।
तो -7 और -3 के बीच में -6, -5 और -4, ये किसके किसके बीच में है? -7 और -3 के बीच में ये नंबर दोनों तीनों हैं। तो इनका गुणनफल माइनस में माइनस का गुणा प्लस हो गया और 6 पंचे 30 बन गया और 30 में 4 से गुणा करेंगे 120। देखिए प्लस 120 भी है और माइनस 120 भी है, तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रख करके -120 करेंगे, क्योंकि नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि उसको पता सारे लोगों के प्रश्न आ रहा, गलत कैसे कराया जाए उसी पे चल रहा है मामला। अगला चलिए भाई, इसको भी देखिए, डेसिमल फ्रैक्शन में हमने सिखाया था कैसे करेंगे। जितने जीरो से डिवाइड करेंगे उतने अंक पे डेसिमल, अभी हाल ही में हमने डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाया था कि 1 प्लस एक जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो 1.1 हो गया, 2 जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.11 हो गया, 3 जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.11 हो गया, 4 जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, हमारे पास अंक 3 है तो 0.0111 हो जाएगा। अब सबको ऐड कर लीजिए आप लोग, काम खत्म। 1 अगर ऐड करना डायरेक्ट नहीं आता तो 1.1, फिर 0.11, 0.111, फिर 0.0111। अब जहां जो खाली अंक है वहां जीरो बढ़ाते जाइए आप लोग, रिजल्ट के पास आ गए आप लोग। 0 0, यहाँ पॉइंट लगाइए, 0 0 0 0। इसमें बहुत गलती होती है सबकी। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 1 1 2, 2.3321 कहीं दिख रहा है क्या? 2.3321। सी ऑप्शन को क्लिक करके और आराम से मुस्कुराइए अब गोली आके, ठीक है ना। एक नंबर कलेक्ट भी करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। अभी 14 में 2014 में सीटेट में सितंबर वाले पेपर में सॉल्व कराया गया, आप लोग देखेंगे तो, और एकदम सेम क्वेश्चन यही 15 के फरवरी में आ गया है। करना कुछ नहीं, वर्तमान मूल्य दिया गया 9680, इसका प्रारंभिक मूल्य मतलब पहले वाला मूल्य बताना है। तो इस केस में क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू पी इंटू, अवमूल्यन का मतलब कमी हो रही है, 1 माइनस आर बाई 100 की पावर n। ए का मतलब वर्तमान और पी का मतलब पहले, पहले वाला बताना है। 9680 हो गया यहाँ, पी आ गया यहाँ, और 1 माइनस रेट दिया गया 12%, तो 1 माइनस 12 अपान 100 की पावर, कितने साल पहले की बात चल रही थी, इसका 2 वर्ष पहले। चलिए भाई, 4 तिया 12, 25 चौके 100, सॉल्व करेंगे आप लोग। 9680 बराबर पी गुड़े 25 एकम 25 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22/25 गुड़े 22/25। अब चलिए इनको सॉल्व कर दिया जाए तो 11 से देखिए कट रहा है क्या, 11 दूनी 22, 11 अठे 88, 88 8 96, फिर 11 अठे 88, जीरो आ गया। फिर चलिए 22 दूना 22 चौक 88, 40 आ गया, 2 से 20 आ गया, 25 का वर्ग होता है 625, 625 में 20 से गुणा कर दीजिए आप लोग, रिजल्ट आ गया। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 छंग 12, 12,500, 12,500। देखिए भाई सी ऑप्शन आ गया। प्रारंभिक इसका मूल्य कितना था, 12,500, ये आपका रिजल्ट आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया 25 का 25 में, और किससे 25 का 25 में गुणा कर दिया, और इसके बाद जो बचा हमारे पास 20, इससे गुणा कर लिया।
ठीक है ना। काटने पीटने वाला आप लोग अपने हिसाब से करेंगे, नहीं आएगा तो बोलिएगा, फिर आगे वो तो क्लास में ही हो पाएगा। चलिए, इस टाइप का भी प्रश्न लगभग ये 3 से 4 सेट में ये क्वेश्चन हो चुका। 7 सेट में प्राइमरी जूनियर मिला करके ये क्वेश्चन हमने पहले ही बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, करना भी कुछ नहीं है और फ्री में रिजल्ट लेके घूमना। कैसे घूमा जाए चलिए जरा। अब ये कह रहे हैं 1:3 गुणे 10 की घात 6। इसको सेंटीमीटर ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, सेंटीमीटर में ले लिया जाए। चलिए, ये 1 सेंटीमीटर बराबर 3 गुणे 10 की घात 6 सेंटीमीटर। अब इनको मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो इसी को 1 सेंटीमीटर बराबर 3 गुणे 10 की घात 4 गुणे 10 की घात 2 सेंटीमीटर कर दिया जाए, क्योंकि 100 सेंटीमीटर की जगह पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। चलिए, अब इसको आप लोग लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 3 गुणे 10 की घात 4 मीटर लिख सकते हैं आप लोग। अब क्योंकि 1 मीटर बराबर 100, तो ये इतने सेंटीमीटर की जगह पर 1 मीटर लिख देंगे, ठीक है ना। अब चलिए आगे, अब इसको लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 3 गुणे 10 की घात 3 मीटर करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर की जगह पर 1000 मीटर लिखेंगे, तो 1000 मीटर की जगह पे 1 किलोमीटर लिखेंगे आप लोग, तो 1 सेंटीमीटर बराबर लिखेंगे 3 गुणे 10 किलोमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर बराबर बनेगा 30 किलोमीटर। अब आपको बताना है 9 सेंटीमीटर बराबर, तो 30 गुणे 9 किलोमीटर में बनेगा, तो 9 तिरिक 27, 270 किलोमीटर बनना चाहिए। तो 270 कहीं है, देखिए बी ऑप्शन आ गया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, हर जगह हमने करवाया है। अब आप लोग इसको करके बताइए कि अब ये आ गया है कि नहीं आया। अब देखिए, दोनों सेट मिला करके 14 सेट हो गया, और 14 में अब आप लोग खुद देखिए, हर जगह क्वेश्चन आपको केवल डिजिट चेंज होकर के ऐसा रिपीट होता जा रहा, ठीक है ना। अब चलिए, और जो लोग केबीएस डालें भाई सीटेट के साथ साथ, क्योंकि एग्जाम कौन कराएगा, सीबीएसई कराएगा। अगर सीबीएसई इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है तो मान के रखिए कि इसमें आप लोगों का लाभ बहुत ज्यादा से ज्यादा होने वाला। केवल आप लोग अगर सीटेट के मैथ के पेपर को सॉल्व किए हैं तो पीआरटी जितने लोग केबीएस में डाले हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूं हूबहू क्वेश्चन फंसेगा, कहीं इधर उधर नहीं। अभी तो आप लोग यही देख लिए होंगे कि हूबहू क्वेश्चन फंसना शुरू हो गया है, कि कोई ऐसा सेट नहीं है जिसमें आपको 25 से 26 क्वेश्चन ऐसे न मिले जो उससे मिलते जुलते हों, पेडागॉजी होने के बाद भी। अब खुद देखिए, यहां ये क्वेश्चन है, यहां क्या इन्होंने पूछा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर और एक्स से एक्स के गुणांक का योगफल। गुणांक का मतलब थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर आप लोग समझिए। कोफिशिएंट, जैसे हम कहते हैं 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 में x का कोफिशिएंट क्या है, तो ये जो 3 है इसको हम x का कोफिशिएंट बोलेंगे, और ये जो 7 है ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। बात समझ में आ गई कि नहीं। x स्क्वायर का गुणांक 7 और x का गुणांक क्या है, 3। तो ये हमने एग्जाम्पल दे दिया, बस अब वही काम करना था। क्वेश्चन इनका था एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, एकदम फ्री में आंसर लेना है, कोई मेहनत नहीं करनी है, ना कोई मैथ लगानी है आप लोगों को। जो आप लोग ले करके परेशान थे कि सर कैसे निकलेगा, आप खुद देखिए कि कैसे निकालते हैं। एक्स स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर का माइनस 3x में मल्टीप्लाई किया तो 3x क्यूब हो गया। एक्स स्क्वायर का प्लस 2x स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो 2x की पावर 4 हो गया। माइनस 2 से 1 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 हो गया। माइनस 2 से माइनस 3 में किया तो प्लस 6x हो गया।
फिर माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई किया तो -2x² हो गया। ठीक, अब एक्स स्क्वायर को एक जगह करिए आप लोग, देखिए तो कितना हो जाएगा, यहां 2 to 4x² होना चाहिए, राइट। अब चलिए एक्स स्क्वायर को एक जगह कर लीजिए, ये -4x² है, ये +x² है, तो इसका रिजल्ट बनेगा -3x²। ठीक, अब चलिए, अब इसके बाद है -3x³ +2x⁴। अब चलिए x कितना है, +6x है, फिर -2 है, -2 है। चलिए अब इस केस में क्या करेंगे भाई, जरा देखिए तो आप लोग। अब आपको बताना था x² का कोफिशिएंट और बताना था x का कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट कितना हो गया, -3, और x का कोफिशिएंट कितना हो गया, +6। इन्होंने कहा था इन्हीं का योगफल बताना था, सम बताना था, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे आप लोग, आ जाएगा +3। कहीं +3 दिख रहा है क्या? अब इसको आराम से गोलिया के मुस्कुराइए, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, एक नंबर कलेक्ट करके आराम से मुस्कुराते चलिए नंबर लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब। हाँ भाई, चलिए भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा हम जोड़ना चाहते हैं पीछे एक क्वेश्चन से। पिछली जो वीडियो हम लोगों की एनसीएफ 2005 की गई है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय पाठचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें। ये प्रभावशाली गणित का अर्थ क्या है? अब इस प्रश्न को हम पिछली वाली वीडियो से एक जोड़ते हैं। पिछली वीडियो हमारी थी एक, हम आप लोगों को बताते हैं 2012-14 में सितंबर वाली जो वीडियो गई है अभी हाल ही में, उसमें क्वेश्चन नंबर 112 जूनियर का जो गया है, जूनियर में एक जो क्वेश्चन गया आप लोगों का, कि जूनियर में क्या गया भाई, जूनियर में 2014 में एक क्वेश्चन जो गया है आप लोगों का, क्या, अब उसको हम थोड़ा सा बोलते हैं, आप लोग देखिएगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में 12 क्वेश्चन है, 112 क्वेश्चन है। 2014 सितंबर का क्वेश्चन नंबर 112 है। अब वहां केवल हमको लाना क्या है, जरा वो देखिए। उन्होंने कहा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। तो वहां आप लोगों ने बताया था कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण, आंसर दिया था। क्या बताया था? बच्चे की गणितीय प्रक्रिया का चिंतन। अब यहां क्या कह रहा है कि विद्यालय पाठचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें। कौन सी गणित सीखें? प्रभावशाली। वहां प्रभावशाली आंसर में पूछा गया था, अब यहां प्रभावशाली क्वेश्चन में पूछ लिया, तो अब इसका आंसर क्या है? सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनको उचित उपयोग करना। एनसीएफ 2005 में गणित को प्रभावशाली ढंग से बनाया गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये प्रश्न वहां जो पूछा गया था, आपको बताना था कि एनसीएफ 2005 में जो गणित समझकर करता है उसको गणितीकरण कहते हैं, प्रभावशाली गणित कहते हैं। और यहां पूछा गया कि प्रभावशाली गणित होने के लिए तकनीकों को समझकर उनका सही ढंग से उपयोग करना गणित में प्रभावशाली माना जाएगा। कब? ये एनसीएफ 2005 ने लाया। बात समझ में आ गई कि नहीं? किसको मॉडल के आधार पे लाएंगे, समझ के बच्चे मॉडल बनाएंगे, उसमें गणित में नई खोज करेंगे, तो उसे ये चीजें हो जाएंगी। समझ बात आ गई कि नहीं? तो ये आपका सही हो जाएगा एकदम 100। क्वेश्चन नंबर 2014 का जो सितंबर का पेपर हमने जूनियर का, क्वेश्चन नंबर 112, रेफरेंस टू 112 और सीटेट 2014 को आप लोग देखेंगे, तुरंत पहुंच जाएंगे कि जो आप लोग पेडागोजी में समस्या, इन सबको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये गलत है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ऐसे आप लोग निकाल देंगे कंपेयर कर करके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए चलिए भाई,
गणितीय उपकरण उल्लेख करते हैं। कई बार इसको हमने बोला। मैथ में भाई सबसे पहले क्या क्या करते हैं, गणित किससे स्ट्रांग होगी? कह रहे हैं परिकलन यंत्र, कैलकुलेटर, रेखक, रूलर, नाप, इससे गणित थोड़ा स्ट्रांग होगी। फिर कह रहे हैं सूत्रों, संप्रत्ययों पर आधारित चार्ट, ग्राफ, पेपर, इससे गणित थोड़ा आपकी स्ट्रांग होगी भाई। अब चलिए, सभी प्रकार की सामग्री जिनमें समाविष्ट हैं भाषा, राइट, भाषा भी आपको गणित की आनी चाहिए। जिसको वही आप लोग कह रहे हैं कि सर पेडागोजी नहीं आ रही, पेडागोजी नहीं आ रही। पेडागोजी का मतलब सिर्फ भाषा, गणित तो सबको आती है, कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं जिसको गणित ना आए। गणित में सिर्फ आती क्या नहीं है? भाषा। भाषा का मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझ। आप यही कहते हैं कि सर ये कह क्या रहा, वही नहीं समझ में आ रहा, तो भाषा आनी चाहिए। लिखित संकेत भी उसमें आना चाहिए अगर गणित स्ट्रांग करनी है। अर्थपूर्ण निर्देश जो कि उद्देश्य को स्थापित कर सके, यही सबसे परफेक्ट आंसर है भाई। कहीं गणितीय उपकरण में कौन सा उल्लेख है? सभी प्रकार की सामग्री आती है। कौन कौन? भाषा, लिखित संकेत, अर्थपूर्ण निर्देश और उद्देश्य को स्थापित कर सके। भाई भौतिक पदार्थ ये सब कहीं भी गणित के उपकरण में नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 15 क्वेश्चन कितना तेज आप लोग कर रहे हैं, खुद आप लोगों को भी लगेगा अब कि समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए भाई, वैन हेले साहब आ गए। चतुर्भुज को समझाना है कक्षा 6 में, और चतुर्भुज के कोण, योग, गुण, धर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने की क्रियाकलाप द्वारा। अब इसका मतलब भाई एक कागज है, अब उसको चतुर्भुज के आकार में बताना है। अब बच्चे मोड़ रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? मोड़ रहे हैं। तो मोड़कर उनको पता चलेगा कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। कितने अंश होता है? 360 अंश होता है। इसका मतलब है वैन हेले साहब के किस स्टैंडर्ड पे हैं भाई? इंफॉर्मेशन डिडक्शन, अनौपचारिक। इसको हमने बताया भी था कि वैन हेले के चारों, उनके पांचों सिस्टम को बताया था हमने कि कब कब क्या क्या है ना। तो अब इसमें अनौपचारिक निगमन सबसे परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो पहले देख रहे हैं, देख करके उसको समझ करके क्या कर रहे हैं, अब उसके गुण धर्म को पहचान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुण धर्म को पहचान रहे हैं। अगर 90 अंश का कोण है तो इस तरीके से कागज को मोड़ रहे हैं, तो उसको मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उनको 90 दिख रहा। इसका मतलब इंफॉर्मेशन डिडक्शन हो रहा, अनौपचारिक निगमन हो रहा। क्या हो रहा? अनौपचारिक निगमन हो रहा है। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए भाई, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। मैथमेटिशियन साहब तो बहुत पुराने हैं, आप लोग नाम जानते ही होंगे जितने भी साइंस के विद्यार्थी हैं। श्रीनिवास रामानुजन साहब को तो सभी लोग जानते हैं भाई। मैथ में कौन ऐसा है कि जन्म की जयंती की स्मृति पर सीबीएसई ने, भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको रखिए क्योंकि ये पूछा गया है 2015 में सीटेट, और अब ये में भी हो सकता है कि 2026 में टकरा जाए 8 फरवरी को, ठीक है ना। तो अब इसमें गणित का अर्थ क्या है? गणित का अर्थ है संख्यात्मक नवाचार, ये तो है सब में भाई, संख्यात्मक नवाचार, प्रशिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि। ये बात ध्यान में रखेंगे आप लोग कि ये चीजें इनके साथ गणित में जुड़ी है। तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो अब प्यारे शिक्षक साथियों, 2015 का 15 क्वेश्चन की जो सीरीज है आप लोग देखेंगे, बहुत कम टाइम में आज हमको लगता है कि सॉल्व किए हैं आप लोग। और इसका लाभ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख करके लीजिए और इसको शेयर भी करिए, और 27 प्लस नंबर की तरफ बढ़ने की मुस्कुराहट भी अपने चेहरे पर लाइए लगाने के साथ साथ। और शेयर कमेंट तो भाई मस्ट है, उसको करिए, आगे भी बढ़ाइए कि अन्य लोगों का भी लाभ हो। और हम लोग इसी के साथ धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।